वालिद साहब से मैं तब भी बहुत डरता था और आज भी बहुत डरता हूँ। अच्छा, आज भी डर लगता है एमएलए बनने के बाद? फिर से डर? हाँ, ज्यादा डर लगता है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा डर लगता है। अब आज कभी टोकते हैं किसी हाँ चीज़ को? यार क्या बात करते हो। अच्छा, आज भी टोकते हैं एमएलए बनने के बाद? अब यार, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है, टोकना डांटना ये तो चलता रहता है। अच्छा, आप यहाँ आपका रेस्पॉन्स क्या रहता है? कुछ नहीं जी, मैं उनके सामने मतलब मैं उनके सामने कभी अपनी आंख नहीं उठा सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है? हाँ हाँ, मतलब पहले से ही पहले से ये तो। और अब मैं ज्यादा डरता हूँ क्योंकि अब जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। मैं अगर हार जाता तो मैं तब भी लोगों की खिदमत करता, मतलब बेशक मेरे हाथ में कुछ ना होता, पर लोगों के पास जाता, उनके दुख सुख में शामिल होता। नहीं, मतलब क्लोजली उनकी ज़िंदगी देखी है, किन चीज़ों पर हजरत जो है वो फोकस किया करते थे? हर चीज़ पे बड़ी बारीक नज़र थी। अच्छा, नज़र बारीक, बहुत बारीक, और हर चीज़ का उनको ध्यान होता था। मतलब एक छोटा सा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी हो, हर चीज़ की परवाह थी। चाहे मैं हूँ चाहे वो आप हैं, चाहे वो क्यों ना कोई भी हो, उनको बड़ी परवाह होती। बाबा जी कोई भी चीज़ लेते थे ना, तो चाहे वो कपड़ा हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, वो पूछते थे। अच्छा अच्छा, मतलब मैं ये ले रहा हूँ, तो हम उनको बोलते थे कि आप ये लीजिए वो लीजिए, तो वालिद साहब से वो उतनी डिस्कशन करते नहीं थे, वो हमें ही बुलाते थे। अच्छा, मैं था, नशवन साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो सफरा साहब के बेटे। ये पीडीपी वाले जो हैं, ये खाली उनकी बौखलाहट थी कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था, इलेक्शन में कोई भी मुद्दा नहीं था। उनने यही कहा कि एसटी 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 एसटी, पर फिर भी वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए। मैंने जब 2024 का इलेक्शन लड़ा, मैंने लोगों से वोट मांगा, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मियाँ साहब ने यहाँ पे ये काम किया है, वो काम किया है। तो उसी बुनियाद पे, उसी भरोसे पे लोगों ने मुझे वोट दिया, फिर मुझे यहाँ का एमएलए बनाया। मुझे अब जो करना है, जो अपने आप को प्रूव करना है, वो अब करना है। आने वाले इलेक्शन में अब आप अपने दम पर, उस वक्त बाबा जी का या फिर अल्ताफ साहब का नहीं होगा? आप देखोगे अंदर तो मेरे पास इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई है। ये सारे काम जो मेरे पेंडिंग होते हैं, ये मैं शाम को यहाँ आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, दरिया के पास चाय पीता हूँ, सचोर खाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मेरा बड़ा फेवरेट है सचोर। तो यहाँ पे बैठ के फिर मैं वो सारे काम करके 7:30-8 बजे मैं घर जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं काम करता हूँ कि जिनको मैंने दिन को फ़ोन नहीं अटेंड किया होता है, वो करना है। हाँ, जो नंबर मेरे पास सेव है। अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक यहाँ शादियों का सीज़न चलता रहता है, तो हम भी दिन को शादियों में खाते रहते हैं। एक दिन मेरे को याद है कि मैंने दिन को 14 शादियाँ अटेंड की हैं। अच्छा, एमएलए बनने के बाद? हाँ, एमएलए बनने के बाद। अभी अगर हजरत हयात होते तो जब आप एमएलए बने तो क्या लगता है, कितनी खुशी होती उन्हें? आंखों में आंसू है। मुलाकातें अधूरी रह गई हैं और कई बातें जरूरी रह गई। खुशामदीद इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नया अंदाज, एक नई शुरुआत आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। जो हमारे साथ मेहमानी गुफ्तगू है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक ऐसा ख़ानदान से एक यंग लीडर जिनका दबदबा सियासत के अंदर पहले से ही हमने देखा, 90s से इस समय हुकूमत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इनका बचपन, इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ जो है वो सियासत के अंदर ही रही। और आज एमएलए बनने के बाद अगर हम देखें तो फिर एक बार इनसे बात करेंगे। एमएलए बनने से पहले शुरुआत तो हमने ही की थी, लेकिन आज एमएलए बनने के बाद ज़िंदगी क्या बदली है या फिर ज़िंदगी उसी तरीके से कट रही है? जी हाँ, मेरी मुराद एमएलए कंगन मियां मेहर अली। सबसे पहले एमएलए साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जब मेरा जिस दिन अभी मुझे टिकट नहीं मिली थी, जी जी जी, जब इलेक्शन का ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अनाउंसमेंट हुई, तो मुझे याद है कि मेरा पहला इंटरव्यू आप ही ने लिया। बहुत बहुत तो शुक्रिया। उसी के मैंने आपको ये बोला कि इंशाल्लाह ताला मेरा ही है वो। अगर आपको याद होगा तो मेरी आज आपसे पहला इंटरव्यू वो था और उसके बाद दूसरा आज है। आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार। चलिए, आपको याद रहा है यूं तो लोग जब किसी ओहदे पर पहुंचते हैं तो फिर लोगों को पीछे जो लोगों ने सपोर्ट किया होता है, जो लोग आगे आए होते हैं, उनको भूल जाते हैं, लेकिन आपको अभी तक भी ना देखो, मैं आपको बताऊंगा यार कि हम जहाँ बैठते हैं, इस कुर्सी पे बैठते हैं, मैं हूँ या कोई और एमएलए है, वो बैठते ही आवाम की वजह से हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, इज़्ज़त और ज़िल्लत है अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला के बाद फिर ये लोग हैं जो आपको इस ओहदे पे पहुंचाते हैं
और फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको इनको साथ लेके चलना है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए आपकी ज़िंदगी सियासत के अंदर ही कटी है, आपका बचपन सियासत के अंदर ही कटा है। क्या बचपन से ही मन था कि मुझे सियासत के अंदर आना है, या फिर जिस तरीके से आम बच्चों को मन होता है कि मुझे बड़े होकर पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको बचपन में शौक क्या था? नहीं, मेरा बिजनेस का ही शौक था। अच्छा, बिजनेस का। मैं एक सियासी घर में पैदा हुआ, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और रियासत के सबसे बड़े घर में पैदा हुआ। मेरा घर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, तो मेरा बिजनेस का ही शौक था। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं लॉ कर लूँ, तो मैंने लॉ नहीं किया, उनकी बड़ी मर्जी थी तो कि मैं लॉ करूँ। मैंने लॉ नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन अमर सिंह से की। तो उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस ही स्टार्ट किया। फिर मैंने एक क्रशर स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया। तो मैं बिज़नेस ही करता था। 2024 तक मैं बिज़नेस ही करता था। अभी मैं बिज़नेस करता हूँ। मेरा क्रशर है, अब मेरा कॉलेज है, स्कूल को मैंने कॉलेज में कन्वर्ट किया है। तो ऐसा मतलब मेरा सरकारी नौकरी की तरफ मेरा कभी शुरू से रुझान। अच्छा, बचपन में कोई शौक नहीं था कि मुझे बड़े होकर सरकारी मुलाजिम बनना है, ऐसा? ना, कभी भी नहीं। ना। अभी अगर हम बात करें तो आपने कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन लड़ा, तो अगर आप हार जाते तो अभी मेहर अली क्या होते? अगर सियासतदान नहीं होते तो क्या होते? अभी मेहर अली सियासतदान में कल भी नहीं था, सियासतदान में आज भी नहीं हूँ। अच्छा, ये लोगों की खिदमत है, ये खिदमत खल्क है। मैं अगर हार जाता तो मैं तब भी लोगों की खिदमत करता, मतलब बेशक मेरे हाथ में कुछ ना होता, पर लोगों के पास जाता, उनके दुख सुख में शामिल होता। मैं तब भी लोगों की खिदमत करता और आज भी लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। सियासतदान मेरे में सियासत मुझे आती नहीं है। मुझे ये है कि यार मेरे को इन लोगों ने वोट दिया है, भरोसा किया है, तो मैं जितनी चाहे इनकी जो परेशानियाँ, जो मेरे हक, जो मेरे हाथ में हैं, मेरे से जितनी इनकी परेशानियाँ दूर हों वो बड़ी बात है। हम इस टाइम यूनियन टेरिटरी में हैं, हम सब के रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े लिमिटेड हैं। 2019 से पहले एक एमएलए का बहुत बड़ा पावर होता था। आज यूनियन टेरिटरी में चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हम मेरे एज एमएलए जो मेरा रिसोर्स है, जो मतलब मेरे हद इख्तियार में है, तो मैं उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से पिछले 1.5 साल में देखा जाए तो मैंने काफ़ी काम किया भी है, काफ़ी काम रह भी गया है। पर जो मैंने लोगों से वादे किए थे इंशाअल्लाह ताला मैं उन पे खरा उतरूंगा। जब आपने सुना या फिर आपको कहा गया कि अब आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो उस वक्त क्या, कौन सा रेस्पॉन्स आपने दिया? किसी तरीके का डर था कि एक नई शुरुआत करनी है, लोगों के बीच आना है? ये देखो, डर नहीं होता है। मैं आपको बताऊँगा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब इंसान के लिए सबसे बड़ी यही है कि जिम्मेदारी। तो मेरे को मेरा लड़ने का था नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे वालिद साहब थे सियासत में, तो मुकद्दर था, वो पार्लियामेंट में चले गए। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हुए तो मेरे को ही लड़ना पड़ा। तो मेरे को जब पता चला तो मेरे को ये लगा कि मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और बस यही मैं तब भी और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे से मेरा हमदर्द मिलता है या कोई भी मिलता है, तो मैं उसके काम के साथ मैं उसको ये भी कहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं अपनी कामयाबी में, मैं अपनी जिम्मेदारी में कामयाब हो जाऊँ। जी। मेहर साहब की आपकी वीडियोस, अभी बचपन के कुछ वीडियोस वायरल होते हैं जिनमें हज़रत मियाँ अल्ताफ़ साहब नज़र नहीं आते हैं, बल्कि बाबा जी नज़र आते हैं, मियाँ बशीर अहमद साहब। तो मुझे ये बताइएगा, आपका बचपन किन के साथ कटा है? वालिद के साथ कटा है या फिर दादा के साथ? नहीं, बाबा जी के साथ। बाबा जी के साथ आपकी ज़िंदगी पूरी? वालिद साहब से मैं तब भी बहुत डरता था और आज भी बहुत डरता हूँ। अच्छा, आज भी डर लगता है? एमएलए बनने के बाद फिर से? हाँ, ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, अब ज़्यादा डर लगता है। अब आज कभी टोकते हैं किसी? हाँ यार, क्या बात करते हो। आज भी टोकते हैं एमएलए बनने के बाद? अब यार, और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। मेरा बचपन जो है वो बाबा जी के साथ, मतलब उनकी देख रेख में गुजरा। अच्छा, और उनका किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है? क्योंकि आपने मतलब क्लोजली उनकी ज़िंदगी देखी है, किन चीज़ों पर हजरत जो है वो फोकस किया करते थे? हर चीज़ पे बड़ी बारीक नज़र थी। अच्छा, नज़र बारीक, बहुत बारीक, और हर चीज़ का उनको ध्यान होता था। मतलब एक छोटा सा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी हो, हर चीज़ की परवाह थी। चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो क्यों ना कोई भी हो, उनको बड़ी परवाह होती थी, फिक्र होती थी। बल्कि ये होता था कि 80-90 साल उनकी उम्र थी, तो अब आदमी सोचता है कि यार मेरे को क्या लेना देना इसके पास, मतलब इसकी क्या परेशानी है, क्या खुशी है। वो हर शख्स की खुशी में, हर शख्स की परेशानी में शामिल होते थे। उसके पता करते थे कि इसको कोई परेशानी तो नहीं है, इसको किसी किस्म की मदद तो की ज़रूरत तो नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं उनकी सरपरस्ती में मेरी परवरिश।
तो मुझे ये बताइएगा कि अभी अगर हजरत हयात होते तो जब आप एमएलए बने तो क्या लगता है, कितनी खुशी होती उन्हें? आंखों में आंसू है, काफ़ी आंखों में आंसू है। बदनसीबी। चलिए चलिए आगे चलते हैं। बचपन में क्या लगता है, जब बचपन में थे आप इमोशनल भी हो गए, दादा का नाम सुनकर ही आप इमोशनल हो गए। बचपन में जब आप बचपन में थे तो उसके बाद क्या लगता है कि आपको रोका टोका किसने, जब आप गलतियां करते थे, दादा ने या फिर पापा ने आपको? नहीं, वालिद साहब ने भी टोका और बाबा जी ने भी, बाबा जी ने? दोनों ने टोका। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाबा जी के साथ हम लिबर्टी ज़्यादा ले लेते थे। अच्छा अच्छा। आपके साथ वो वीडियोस जब वायरल हुए हैं कि आप घड़ी दिखा रहे थे, बाबा जी ये वाली घड़ी लानी है, ये इस कंपनी की घड़ी है, वो कहते थे, आप कहते थे कि आप पसंद कीजिए आपको कौन सी लानी है, वो कहते थे कि मुझे कोई घड़ी पसंद नहीं, मुझे आप पसंद हो। वो क्या था वो? एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि मतलब बाबा जी कोई भी चीज़ लेते थे ना, तो चाहे वो कपड़ा हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, वो पूछते थे। अच्छा अच्छा। मतलब मैं ये ले रहा हूँ तो हम उनको बोलते थे कि आप ये लीजिए वो लीजिए, तो वालिद साहब से वो उतनी डिस्कशन करते नहीं थे, वो हमें ही बुलाते थे। अच्छा, मैं था, नशवन साहब मेरे बड़े भाई हैं, तो सरफा साहब के बेटे, तो वो हमसे ज़्यादा पूछते थे कि आज मार्केट में गाड़ी कौन सी वाली नई आई है। अच्छा अच्छा। घड़ी का उनको बड़ा शौक़ था, गाड़ी का, कपड़े का बहुत शौक़ था, तो वो हमें ही पूछते थे कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ तो बताओ इसका क्या करेंगे। तो वो एक घड़ी का है, वो रोलेक्स की घड़ी है। अच्छा वो अच्छा। आई थिंक ओमेगा है वो, तो उसी का वो मुझे पूछ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बाबा जी उसका ये जो रिस्ट है ये हल्का है, अच्छा अच्छा। तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी पहनने में। वो वही घड़ी का पूछ रहे थे जी। वो कह रहे थे कि आप मुझे पसंद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आने वाले वक्त में क्या लगता है कि अभी आप एमएलए हैं, गुंड तहसील के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि लोगों ने कहा कि अगर बात करेंगे तो वहाँ पर तहसील तो, तहसील का दर्जा तो तहसील को दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिन पर गौर करने की ज़रूरत है, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इस टाइम वहाँ पे PWD डिवीज़न काम कर रहा है, रेवेन्यू काम कर रहा है, पर हफ्ते में अगर आप देखोगे तो 1-2 दिन सारे मुलाजिम जो हैं वो गुंड जाते हैं, बैठते हैं, जो गुंड के जो बाकी जो ज़रूरी जो अफसरान हैं वो सारे गुंड जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। कंगन को एसटी रिजर्व किया गया। देखिए यहाँ पर एसटी रिजर्व होने से पहले ही लारवी खानदान का दबदबा था, लारवी खानदान जीत का परचम लहरा रहा था। एसटी रिजर्व होने के बाद आपको लगता है कि जनाब अब आप पर कोई इस चीज़ पर असर पड़ा, या फिर आपको लगता है कि एसटी होने के बावजूद भी मैं जीता, एसटी होती तो फिर भी मैं जीता? मैं पानी पी सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। बाबा जी का नाम लिया तो थोड़ा सा वो इतने सेंटिमेंट्स थे उनके साथ। हाँ, में ये हुआ कि हम एसटी की बात कर रहे थे। देखो मेरे वालिद ने, बाबा जी ने, बड़े बाबा साहब ने कंगन से इलेक्शन लड़ा, तो कंगन के लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया जी। हमें कोई किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, ये एसटी हो या ना हो। 2014 का इलेक्शन लड़ा, 8 का लड़ा, 2002 का लड़ा, 96 का लड़ा, उससे पहले बाबा साहब ने इलेक्शन लड़े, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी एसटी रिजर्व नहीं थी। हमारी अगर कंगन में अगर जीत हुई है तो वो कश्मीरी के वोट के साथ हुई है। हमें कश्मीरी ने हर बार वोट दिया है, हर बार हम पे एतबार किया है, हमें वोट दिया है। मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो या नहीं हो, और मुझे उम्मीद है, और मेरी ये उम्मीद है कि अब अगली बार ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये डी रिजर्व हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कल में होता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से, मेरी भी जहाँ मेरे को बात करने की ज़रूरत होगी मैं भी वहाँ पे बात करूँगा। पर मुझे लगता है कि अब कंगन में एक टर्म जो थी वो हो गया, अब इसको डी रिज़र्व किया जाए। जब कंगन डी रिज़र्व नहीं था, आपको भी पता है, जी जी जी। तब भी मेरे वालिद ने इलेक्शन जीता, बाबा साहब ने इलेक्शन जीता, और हमारा हर बार कश्मीरी ने अगर देखा जाए तो बहुत खुल के साथ दिया है इलेक्शन जिताने में। बिना कश्मीरी के हम कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। मैं सब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो पीडीपी वाले हैं, मैं सिर्फ बात करूंगा क्योंकि ये आपने शुरू की है आज ये बात, तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको पूरी करूं। ये पीडीपी वाले जो हैं, ये खाली उनकी बौखलाहट थी कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं था, इलेक्शन में कोई भी मुद्दा नहीं था। उनने यही कहा कि एसटी 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 एसटी, पर फिर भी वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए।
उसके बाद कंगन के लोगों ने मेरे पे भरोसा किया, चाहे वो कुछ लोग तलेल के यहाँ रहते हों, चाहे वो कश्मीरी बरादरी के हों, कोई भी हों, उनने मुझे भरोसा दिया और मुझे वोट दिया। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जिस आदमी को काम करने का शौक़ होता है उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये रिज़र्व है, डी रिज़र्व है। जो लोग में काम करने का दम नहीं होता है और उनके पास बात करने के लिए कोई बात नहीं होती है, इसीलिए वो रिज़र्व, डी रिज़र्व, ये वो फजूल की बातें करते हैं। और कंगन के लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, कंगन के कश्मीरी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इससे पहले भी दिया, मेरे पे भरोसा किया, मेरे वालिद पे भरोसा किया और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये इस बार डी रिजर्व। आप चाहते हैं कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी खाली एसटी की खातिर रिजर्व नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर हर एक बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि लोग चुन पाए, लोग देख पाए, मैं लोग आपको परख बताऊंगा पाए। कि यहाँ पे डी रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे जब 2019 के बाद जब ये डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी इनने रिज़र्व की गई तो उसके बाद यहाँ पे एक कमीशन आया था। उस कमीशन में मैं भी था, कंगन का बशीर मीर भी था, हम सब उस कमीशन में थे। हमने अपने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे वहाँ पे। तो मैंने तब भी ये ऑब्जेक्शन फाइल किया था, मैं गया था अपनी तरफ से, मेरे वालिद उनको मैंने रिप्रेजेंट किया था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे ये बोला था कि इसको रिज़र्व ना किया जाए, क्योंकि हर आदमी का हक है, कहीं ना कहीं हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक है। आपको है, मुझे है, सबको है। बिल्कुल। और यहाँ पे उतनी अगर आप देखोगे तो कंगन से ज़्यादा अगर आप देखोगे कहीं जगहों में ज़्यादा ST1 ST2 की आबादी है। मुझे लगता है कि इस बार जो है इसको छोड़ के बाकी कश्मीर में अगर देखोगे कहीं जगह है उनको रिज़र्व किया जाए और इसको वापस डी रिज़र्व किया जाए, ताकि यहाँ पे हर आदमी जो है वो किसी भी ज़ात, किसी भी बरादरी का हो, वो इलेक्शन लड़े। ये भी बताइएगा मेहर साहब कि कुछ लोग सियासत के अंदर नहीं आते हैं, जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं होता है, जिन्हें सियासत के बारे में मालूमात नहीं होती है। आप का ख़ानदान अगर हम देखें तो सियासत के साथ जुड़ा हुआ है। जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, आपको लगता है कि ये ख़ानदान जिस तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ था, आपको ख़ानदानी वो सपोर्ट मिला और उसके बाद आपने जीत का परचम लहराया, या फिर आपको ज़ीरो से मेहनत करनी पड़ी, आपको आवाम के बीच आना पड़ा, या फिर बैकग्राउंड से भी, यानी कि ख़ानदानी वो सपोर्ट भी आपको मिला था? नहीं, मुझे मेरे वालिद साहब का सपोर्ट मिला। मैंने अगर 2024 में अगर वोट मांगा तो वो मैंने उस चीज़ पे मांगा कि मेरे वालिद ने अगर यहाँ पे कुछ किया है तो मेरे को उन्हीं के दम पे वोट मिला। अपना अब मुझे अगर करना है तो वो मेरे को इस टर्म में करना है, क्योंकि मैंने जब 2024 का इलेक्शन लड़ा, मैंने लोगों से वोट मांगा, तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मियाँ साहब ने यहाँ पे ये काम किया है, वो काम किया है। तो उसी बुनियाद पे, उसी भरोसे पे लोगों ने मुझे वोट दिया और मुझे यहाँ का MLA बनाया। मुझे अब जो करना है, जो अपने आप को प्रूव करना है, वो अब करना है। आने वाले इलेक्शन में अब आप अपने दम पर, उस वक्त बाबा जी का या फिर अल्ताफ साहब का नहीं होगा। अब मुझे ये भी बताइएगा हजरत कि अभी MLA बनने से पहले ज़िंदगी किस तरीके से चल रही थी, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और आज खाली आवाम के साथ यहाँ पर भी अभी लोगों का जमावड़ा जमा है, आप किसी और जगह जाना होगा, तो डिफरेंस कितनी आई है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में देखो, पहले मेरे पे इतनी जिम्मेवारी नहीं थी, मतलब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं थी, मतलब अपने काम को, बिज़नेस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके अलावा मेरे पे कोई लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी। पर अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोगों की है। बिल्कुल। और वक्त के साथ साथ आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बदल जाती हैं। पहले मेरी, आज से अगर 2 साल 3 साल पहले मेरी एक प्रायोरिटी थी, आज वो मेरी प्रायोरिटी नहीं रही है। आज मेरी प्रायोरिटी कुछ और है। मेरी दिन की शुरुआत ये होती है कि सुबह से लेकर रात तक लोग ही लोग। अच्छा, सिर्फ लोगों के साथ? सिर्फ लोगों के साथ। मतलब मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन छुट्टी करता हूँ, आपको तो पता है, क्योंकि मैं सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ऑफ रखता हूँ, बाकी मैं हफ्ते में 6 दिन लोगों में रहता हूँ। सुबह मोस्ट ऑफली आप मान लीजिए कि 9:30 10 बजे के बाद 2 बजे तक रोज़ मैं यहाँ लोगों को मिलता हूँ, रोज़। अच्छा, एवरीडे? कभी तंग होता है कि नहीं अब छोड़ दो, मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, हाँ बस अब बैठते हैं? जब मैं नया MLA बना था तब मुझे होता था कि यार ये मतलब हो जाता है, पर अब आदमी मैं यूज़ टू हो गया हूँ। अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, अब मुझे कुछ होता ही नहीं है। 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद मैं रोज़ यहाँ से अपने एरिया में जाता हूँ। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरे वालिद साहब का पहले ऑफिस था, अब जहाँ हम बैठे हैं। पहले यहाँ वो बैठते थे, फिर यहाँ पे मैंने बनाया। उनका ये था, उनको उतना चीज़ों का शौक़ नहीं था जितना मुझे शौक़ है, तो उनका ये छोटा सा ऑफिस था, बिल्कुल उनको उतना शौक़ इतना ही बनाया था? हाँ, उनने इतना ही बनाया था। अब आपने वहाँ, मैंने को थोड़ा सा चीज़ों का शौक़ है तो मैंने वहाँ वो अच्छा ऑफिस बनाया।
अच्छा सा अपना पूरा वो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह रखा, तो मैंने वहाँ बनाया। 2 बजे के करीब मैं यहाँ से रोज़ निकलता हूँ। फिर मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ताज़ियत है मैं वहाँ जाता हूँ, कोई शादी है मैं वहाँ जाता हूँ, किसी जगह पब्लिक मीटिंग है मैं वहाँ जाता हूँ। और मेरा शेड्यूल ये है कि मैं रेगुलर लोगों को यहाँ मिलता हूँ। उसके बाद मैं रोज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई मीटिंग लेता हूँ, कोई वर्कर्स के साथ बात करना हो गया, किसी वर्कर की खबर लेनी होगी, उसके बाद मैं रोज़ वहाँ चले जाता हूँ। शाम को मैं 5:30-6 बजे वापस यहाँ आता हूँ। दिन के जो मेरे काम पेंडिंग रह जाते हैं मैं वो करता हूँ। क्योंकि बहुत लोग आते हैं तो इतना रश होता है कि मैं सबको एट प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ कि मुझे शाम को इसको फ़ोन करना है। शाम को मैं यहाँ पे सबको अपना काम काज ख़त्म करके यहाँ चाय पी के तो 7:30-8 बजे मैं यहाँ से घर के लिए निकलता हूँ। अच्छा 7:30-8 बजे? 7:30-8 ये एवरीडे का ये है? रेगुलर का रूटीन है मेरा। क्योंकि मेरे को यहाँ पे मतलब अभी आप देखोगे अंदर तो मेरे पास इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई है। ये सारे काम जो मेरे पेंडिंग होते हैं ये मैं शाम को यहाँ आता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, दरिया के पास चाय पीता हूँ, सुचोर खाता हूँ मैं। अच्छा। मेरा बड़ा फेवरेट है सुचोर। तो यहाँ पे बैठ के फिर मैं वो सारे काम करके 7:30-8 बजे मैं घर जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं काम करता हूँ कि जिनको मैंने दिन को फ़ोन नहीं अटेंड किया होता है वो करना है। हाँ, जो नंबर मेरे पास सेव है, जो नंबर मेरे पास सेव है उसको मैं फिर वापस जाके फ़ोन करता हूँ। ये करना है एवरीडे? ये रोज़ का काम है। और व्हाट्सएप जो दिन का मेरा पेंडिंग रहता है, खाली जो मेरे को ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज आते हैं इनको छोड़ के बाकी मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वालों को मैंने वो लिस्ट में डाला हुआ, उनको मैं देखता ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं किसी को भी आप पूछ लोगे जो नंबर मेरे पास सेव है, जो नहीं सेव है, वो तो हमने सुना है। वो मेहर साहब को किन चीज़ों का शौक है? जैसे आपने कहा कि बाबा साहब को घड़ियों का शौक था, गाड़ियों का शौक था। मुझे हर चीज़ का शौक है। अच्छा। मुझे जो घड़ी चीज़ का पसंद आए वो शौक है? हाँ, मेरे को घड़ी का शौक है, मुझे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे घोड़ों का शौक है। पर बदनसीबी ये है कि जब से मैंने इलेक्शन लड़ा है तब से मुझे घुड़सवारी की फुर्सत नहीं है। अच्छा। वरना घुड़सवारी करते थे? हाँ, मैं पहले करता था, मैं अब भी करता हूँ। मोस्टली हम सारे कज़न से, मेरे 2-3 कज़न से, हम अभी भी करते हैं। अच्छा। तो मैं शौकीन आदमी, मुझे वाजवान खाने का शौक है। खाने पीने में मैं वाजवान ही प्रेफर करता हूँ। ये पिज़्ज़ा बर्गर ये इन चीज़ों से मेरी शादियाँ तो कश्मीर में पूरे साल चलती हैं। आप खाली रमज़ान के महीने को छोड़ दीजिए, बाकी तो यहाँ पे मतलब वाजवान पूरे साल कंटिन्यू रहता है। शादी कश्मीर में कोई शादी के लिए सीज़न फिक्स नहीं है। अगर आप देखोगे गुण तहसील के जो पीछे के जो लोग हैं, मैक्सिमम उनके घर की जो शादियाँ होती हैं वो नवंबर दिसंबर में ही होती हैं। फिर उससे नीचे सितंबर अक्टूबर में, फिर उससे नीचे ये जून जुलाई मई में चलता ही है। मई से ऑनवर्ड अप्रैल से, बल्कि अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक यहाँ शादियों का सीज़न चलता रहता है। तो हम भी दिन को शादियों में खाते रहते हैं। एक दिन मेरे को याद है कि मैंने दिन को 14 शादियाँ अटेंड की हैं। अच्छा, एमएलए बनने के बाद? हाँ, एमएलए बनने के बाद 10-12 तो हमारा मतलब सितंबर अक्टूबर का शेड्यूल है। सितंबर और अक्टूबर में 10-12 तो हमारा पर डे का शेड्यूल है। पर हाईएस्ट 14 अटेंड किए हैं। उसमें एक जगह खाना खाया था, पर हाजिरी मैंने हर जगह दी है। अच्छा, हर जगह। मतलब अगर कोई भी बुलाएगा जिनके साथ जान पहचान नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, नंबर सेम नहीं है, पता नहीं है कहाँ जाना है, आपको इनविटेशन आएगी, आप जाते हैं? मैं जाता हूँ। अच्छा, इनविटेशन को रद्द नहीं करते? नहीं, मैं अगर मतलब अगर मुझे कहीं किसी ने बुलाया है तो मैं अगर आज नहीं जा सका, मैं उसका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ, फिर उसको यहाँ से फ़ोन करके बोलता हूँ कि मैं आज नहीं आ सकूँगा, मैं 2 दिन के बाद आपके पास आऊँगा और मैं चाय का एक कप पीऊँगा। अच्छा। पर जाता मैं हर जगह हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ। देखिए, जाहिर है कि आप पहली बार एमएलए बने हैं, आपके वालिद के पास एक्सपीरियंस है सियासत के हवाले से। कभी एमएलए बनने के बाद उन्होंने गाइड किया, रेगुलर आपको कहा कि इन चीज़ों पर फोकस करना है, किन चीज़ों पर उनका फोकस रहता है आपको? मेरे वालिद साहब का जब मैं एमएलए नहीं था और अब मैं जब एमएलए हूँ तो उनका मेरे को हमेशा एक रहता है कि यार देखो, किसी को तारीख मत दो, जो आप कर सकते हो वो करके दे दो, पर किसी को दरबदर मत करो कि आप तुम उसको बोलोगे तुम कल आ जाओ, परसों आ जाओ, फिर उसका काम नहीं होगा, वो मत करो। अच्छा। हाँ, और वो मेरे पे पूरी वॉच रखते हैं। अच्छा। हाँ। ये इंटरव्यू देखेंगे क्या कहा? हाँ, वो लड़के ने क्या कहा? हाँ, देखते हैं, इसमें कुछ गलतियाँ होंगी वो भी निकालेंगे। अच्छा, वो कहेंगे फिर? हाँ, ऐसा नहीं, वो तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी खुशनसीबी है वो ये है कि मेरे घर पे मुझे इतना अच्छा गाइड मिलता है। बिल्कुल, हमेशा गाइड करते हैं। हाँ, टोकते हैं कभी किसी चीज़ हाँ, ये क्या कहा, ये क्या? हाँ यार, टोकना डांटना ये तो चलता रहता है। अच्छा, आप यहाँ आपका रेस्पॉन्स क्या रहता है? कुछ नहीं जी, मैं उनके सामने कभी अपनी आंख नहीं उठा सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है? हाँ, मतलब पहले से ही? पहले से ये तो। और अब मैं ज़्यादा डरता हूँ क्योंकि अब जिम्मेवारी ज़्यादा आ गई है। पहले मेरे पे उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत थी मेरे पे इससे पहले। कि कहीं टाइल है, कहीं पानी है, कहीं पावर है। आज से 3 साल पहले मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आज मेरे पे ये जिम्मेवारी है। और मेरे वालिद साहब को लोग फ़ोन करते हैं कंगन के ना, मतलब जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो तो उनकी वजह से जुड़े हैं। बिल्कुल।
तो ये तो सारे पहले उन्हीं के साथ चलते थे। उनके पास हर आदमी का नंबर है, वो लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो लोगों को फ़ोन करते हैं, और उनके रोज़ मतलब रेगुलर उनकी लोगों से मुलाकात होती है। फिर वो मुझे फ़ोन करते हैं दिन को कि यार इसका ये काम है, ये कर दो। फिर अगर कोई मैं दिन को मतलब कभी नहीं मुलाकात, फिर शाम को मैं जाता हूँ, कहेंगे यार यहाँ पे पावर की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। वो गाइड करेंगे बाज़ाब्ता कि आपको नहीं पता है, आप समझो इन चीज़ों को, और इसको ऐसे सॉर्ट किया जाएगा, यहाँ पे मिलो, इस आदमी को मिलो, फाइल जो है फाइल को फॉलो करो, बराबर वो मुझे गाइड करते हैं। अच्छा, कैसे क्या करना है, प्रोसीजर पूरा पूरा फुल और रेगुलर। कोई एक लोग ये भी कहते हैं कि अल्ताफ साहब का जो मिजाज है वो थोड़ा सा तेज है, आपको लगता है ऐसा कुछ है? यार मेरे को तो शुरू से तेज लगता है। अच्छा, आपको स्टार्टिंग से ही लगता है? हाँ, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मतलब मेरे पे उनकी गाइडेंस है। अल्लाह का मैं अपनी ये बड़ी खुश नसीबी समझता हूँ बहुत ज़्यादा कि मेरे पे मेरे वालिद की गाइडेंस है। देखिए, हर दिन आपके इस हट के पास जो है वो लोगों का जमावड़ा होता है। जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो गाड़ियों की भीड़ होती है, तो फिर कई एक लोगों के मसले हल भी होते होंगे, जाहिर है। कई एक लोगों के मसले हल नहीं हो पाते, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कोई मसला हल होगा। तो किस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं जब लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हुआ, कल से वेट हुआ? देखो, मैं आपको बताऊंगा कि यार लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जी, बस, पर एक चीज़ है कि जो चीज़ मेरे हद इख्तियार में है वो मैं करके दूंगा। अच्छा। बेशक उसको वक्त लगे, बेशक उसको टाइम लग जाएगा, काम में टाइम लगता है, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें भी हैं कि मुझे नीचे से ऊपर तक सेक्रेट तक फॉलो करना पड़ता है, तो वक्त लगेगा। पर जो चीज़ मेरे हद इख्तियार में है, एज MLA ऑफ यूनियन टेरिटरी, स्टेट नहीं है इसलिए मैं यूटी बोल रहा हूँ, जो मेरे हद इख्तियार में है और जो मेरे से हो सकेगा वो मैं करता हूँ। अगर वैसे भी पूछोगे, सबसे बड़ी बात है कि इंसान खुद मुतमईन होना चाहिए। मैं खुद मुतमईन रहता हूँ कि मैं लोगों के काम करके रात को मैं मुतमईन रहता हूँ कि मैंने किसी को फ़ायदा दिया और मुझे किसी गरीब की दुआ मिली। जी जी जी, ये सबसे बड़ी बात होती है खुद की। देखो, अपोजिशन का काम है कि कुछ नहीं हुआ, और एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपके लिए कामयाबी का जो मेरी एक अपनी पर्सनल थिंकिंग है, आपकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज होता है कि एक हेल्दी अपोजिशन जो आपको हमेशा ऑन टोज रखती है, आपको निकलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर नहीं अपोजिशन होगी तो आपको लगेगा यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल, अपोजिशन ही आपको जिंदा रखती है। एक डेमोक्रेसी की जो है वो यही खूबसूरती है कि आपको अपोजिशन ऑन टोज रखती है, आप हमेशा ट्रैवल पे रहते हो। तो मेरे पास लोग आते हैं, कईयों के काम में 10 दिन लगते हैं, कईयों का 1 महीना लगता है, पर यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं काम करूँ, और मैं काम करता भी हूँ। मैं यहाँ से लेके सेक्रेटरी तक फॉलो करता हूँ। किसी अफसर के पास जाना है, किसी अफसर को यहाँ बुलाना है, तो मैं यहाँ करके काम। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कंगन में सारे अफसर अच्छे हैं। ये एक बड़ी होती है कि ये टीम वर्क ही काम करता है। अगर मैं बोलूँगा नहीं यार मैं सब कुछ खुद करूँगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये टीम से ही काम होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अफसर हों, वो अच्छे लोग हैं, वो भी लोगों की परेशानियाँ समझते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि एक जो टीम है अफसर्स की वो बड़ी अच्छी है। सेक्रेटरी से DC ऑफिस से लेके यहाँ तक जो है डिस्ट्रिक्ट की टीम बड़ी अच्छी है। ये भी बताइएगा कि अपने ख़ानदान को छोड़कर कोई एक ऐसा सियासी लीडर जिन्हें आप देखना पसंद करते हैं, जिनसे आप मोटिवेट हुए हैं सियासत के अंदर आने के लिए? यार मैं अपने वालिद साहब और बस ऐसा, इसके बगैर कोई नहीं? फॉरेस्ट वाले जो हैं उस डिपार्टमेंट पे किसी आदमी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो डिपार्टमेंट जो है वो एक ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक हाइन में परसों रात को 10-11 बजे के करीब आर हो गया, तो उसने किसी के घर से लकड़ी निकाली। उस लकड़ी की उसके पास सैंक्शन है, ठीक है। वहाँ पे औरतों को हरास किया गया, ठीक है। उसके बाद उस आदमी का मोबाइल लिया गया, जो आदमी वहाँ पे था उसका मोबाइल फ़ोन लिया गया है RO की तरफ से, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से। पर सबसे पहली बात है कि डिपार्टमेंट किसी का मोबाइल नहीं ले सकता है, कोई अफसर, मतलब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी का मोबाइल ज़बरदस्ती लेगा। औरतों को हरासमेंट करना, ठीक है। उसके बाद जो लकड़ी है उसकी सैंक्शन है, बाज़ाब्ता, बाज़ाब्ता सैंक्शन है, बाज़ाब्ता उसकी सैंक्शन है। तो ये पर्सनल कुछ लोग जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें चलेंगी। मेरा सवाल रहेगा कि यहाँ पर एक लीडर अभी कुछ टाइम पहले आई थी चूंट वेलीवार के इलाके के अंदर, जो मामला आया राशिद मुगल के साथ, जो मामला पेश आया, वहाँ पर ये कहा गया कि MLA कंगन मियां महरेली वहाँ पर तहज़ियत के लिए नहीं गई, आप गए थे। इस मामले को किस नज़र से देखते हैं आप? मैं इसमें आपको एक अर्ज़ करूँगा कि
देखो मैं हफ्ते में 3-4 दिन ताज़ियत पे जाता ही जाता हूँ, पर मैं कभी सोशल मीडिया पे अपना वो फोटोग्राफर कैरी नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ ताज़ियत के लिए गया, मैं यहाँ शादी के लिए गया। पर मैं हैरान हूँ कि उस लीडर से भी और उस लीडर के लोगों से कि उसको कितना गलत इन्फॉर्म किया गया है। अब आप ताज़ियत पे भी जब सियासत करोगे तो आपका लेवल कितना गिर गया है। मैं आया, मैं गया, मेरे बाद मेरे वालिद साहब आए, वो गए, अल्ताफ साहब भी गए थे? हाँ, वो भी गए। और देखो सियासत तो आप एक साइड छोड़ दीजिए, पर वलीवाड़ का जो मसला है, इनके साथ हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं पिछले 100 साल से। अच्छा अच्छा। हाँ, बाबा जी से, बड़े बाबा साहब से, इनके साथ एक हमारा फैमिली का जो एक है बड़ा पुराना रिश्ता है। हमारे घर में अगर कोई शादी होगी या कोई मौत होगी, दुख या सुख होगा, तो हमारे घर में किचन संभालने वाले यही लोग हैं। अच्छा। तो दुख मुझे भी है, दुख सबको है जो हुआ, पर मैं हैरान हूँ कि लोग किस उस पे आ गए हैं कि अब ताज़ियत पे भी दिखाते हैं कि यहाँ पे वो नहीं आया। क्या मुझे वहाँ पे जाके मतलब कोई अपना फ़ोटो सेशन करना था जी, और ताकि मैं शाम को फेसबुक पे लगा देता कि मैं यहाँ गया। मैं हर रोज़ ताज़ियत पे जाता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन हर जगह मतलब ताज़ियत पे जाता हूँ, पर मैं कहीं का पोस्ट नहीं करता हूँ। अब क्या हमारा मतलब यही रह गया कि अब हम ताज़ियत पे सियासत करेंगे? आपके पास यहाँ पर ये वसन के अंदर ये हट है, यहाँ पर ये दरवाज़ा क्या हर एक बंदे के लिए खुला है या फिर कुछ नहीं, पर्टिकुलर लोगों के लिए नहीं, खुला है? हर के एक के लिए, अच्छा, हर शख्स के लिए, और कोई भी आ सकता है? हाँ हाँ यार, कोई भी आए, कोई भी आए। अगर आप किसी को पूछोगे, मैं कभी किसी को पूछता ही नहीं हूँ कि तुम किसके थे, तुमने किसको वोट दिया। देखो यार, मैं आपको बताऊँगा कि आपकी नीयत साफ़ है, आप साफ़ नीयत से काम करते हो तो अल्लाह ताला आपका साथ देता है। मतलब जब मेरी नीयत ही ख़राब है तो मेरे को तो मार पड़ेगी, पर जब आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करता है। ये मैं बड़ा तवक्कल वाला इंसान हूँ। मेरे को लगता है कि मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा तवक्कल वाला इंसान हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से सब बेहतर हो जाएगा। आपकी नीयत साफ़ है, आप साफ़ दिली से लोगों का काम करते हो तो चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी। अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद करता है। तो नाजरीन, लारवी ख़ानदान से यंग एंड डायनेमिक लीडर मियां महर अली हमारे साथ इस समय मौजूद है, जिनसे हमने गुफ्तगू की। यूँ तो सियासत के हवाले से बातचीत करते रहते हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर मुद्दों को लेकर बात होती है, मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात होती है, मुख्तलिफ चीज़ों पर बहस हो जाती है। लेकिन इस बहस के पीछे, इस एमएलए के पीछे आखिरकार ज़िंदगी किस तरीके की थी, ये लोग तो जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते थे। आज बात की, बिल्कुल वजाहतन बात की ज़िंदगी के बारे में, लारवी ख़ानदान के बारे में, बाबा जी साहब के बारे में या फिर अल्ताफ़ साहब के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ आप तमाम लोगों के बीच में रखी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद भी आया होगा। आप शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और महर साहब को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर भी बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।